आज मैं सुनाने जा रही हूँ रहस्य और रोमांच से भरी कहानी जिसका नाम है मौत का मुशायरा। भाग 10 द फायर रिंग। काली पहाड़ी की वो चोटी अब एक धधकती हुई चिता में बदल चुकी थी। चारों तरफ पेट्रोल से भभकती आग की लपटें हवा के साथ मिलकर एक खौफनाक शोर पैदा कर रही थी। उस जलते हुए घेरे के बीच मांस पर पड़ते मुक्कों की आवाज़ और हड्डियों में चटकने की गूंज रूह कपा देने वाली थी। वीनू ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा था। उसके होठों से रिसता हुआ खून काली मिट्टी को लाल कर रहा था। उसके ठीक ऊपर समर खड़ा था। उसकी सांसें किसी जंगली जानवर की तरह फूल रही थी, लेकिन उसका हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समर हाँफती हुई आवाज़ में, उठ बॉक्सर उठ, तेरी वो शायरियाँ कहाँ गई, तेरे वो पंच कहाँ गए। 14 साल से मैंने हर एक दिन हर एक पल इंतजार किया है इस घड़ी का, और तू इतनी जल्दी हार मान गया। वीनू ने कांपते हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं कंधे से जहां गोली लगी थी एक तेज टीस उठी। वो कंधा अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वीनू पांडे दर्द में कराहते हुए रुक रुक कर, हार अभी नहीं मानी है मैंने समर दहाड़ते हुए, तो खड़ा हो। समर ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार किक वीनू की पसलियों पे दे मारी। पसलियों के टूटने की तीखी आवाज़ आग की गड़गड़ाहट के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। वीनू एक बेजान लाश की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा था। आग के इस भयानक घेरे के ठीक बाहर नताशा खड़ी थी, जिसके हाथों में पिस्तौल थी और चेहरे पर एक डरावना सन्नाटा। वीनू अपनी पीठ के बल लेटा था। आसमान को छूती आग की लपटें उसकी धुंधली आंखों में नाच रही थी। तभी उस मौत के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। वीनू हंस रहा था। उसके खून से सने दांतों के बीच से निकलती वो डरावनी और उन्मादी हंसी किसी पागलपन से कम नहीं थी। वीनू पांडे कांपती हुई डरावनी हंसी। हवा में उठा समर का हाथ वहीं रुक गया। समर झुंझलाते हुए, हंस क्यों रहा है पागल, मौत सामने खड़ी है। वीनू पांडे जमीन पर पड़े पड़े भारी आवाज में, हंस इसलिए रहा हूँ समर कि तुमने मेरी एक आंख फोड़ने के लिए ये पूरी दुनिया जला दी। लेकिन देख, आज भी तू अंधेरे में खड़ा है। समर चीखते हुए, चुप कर। वीनू पांडे, तूने मुझे हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। मासूमों को मारा, मेरी माँ को रुलाया, अपनी ही बहन को मोहरा बनाया। समर, तूने मेरी एक आंख नहीं फोड़ी, तूने अपनी इंसानियत की दोनों आंख फोड़ ली है। अब बता, अंधा कौन है? वीनू के इन शब्दों ने समर के दिमाग में जैसे बारूद सुलगा दिया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। समर पागलपन की तरह, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एक पागल सांड की तरह वो वीनू की तरफ दौड़ा। उसके भारी जूतों की धमक जमीन तक को हिला रही थी, और यही वो एक पल था जिसका वीनू इंतजार कर रहा था। समर अंधाधुंध दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख नहीं थी। वो उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। वीनू पांडे मन में आखिरी हिम्मत जुटाते हुए, अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही समर ने झुककर एक आखिरी वार करना चाहा, अधमरे पड़े वीनू ने अपनी आखिरी सांसों की ताकत अपनी टांगों में भर दी। उसने बिजली की रफ्तार से टांगे समर के पैरों में फंसाई और उसे एक जोरदार कैंची मार दी। दोनों के भारी शरीर एक जोरदार धक्के के साथ आग के बिल्कुल करीब जा गिरे। पासा पलट चुका था। वीनू अब समर की छाती पर सवार था। उसका बायां कंधा भले ही बेकार था, लेकिन उसका दाहिना हाथ, जिसमें वो लोहे का कड़ा बंधा था, हवा में किसी हथौड़े की तरह उठा। वीनू पांडे आग उगलते हुए, ये तेरे लिए नहीं, ये मासूमों के लिए जिन्हें तुमने मारा है।
धातु और हड्डी के टकराने की भयानक आवाज़ों के साथ वीनू के मुक्के समर के चेहरे पर बरसने लगे। हर मुक्के के साथ समर का सफ़ेद मास्क टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर रहा था। बाहर खड़ी नताशा यह पलटवार देखकर घबरा गई। नताशा चीखते हुए, भाई हटो वीनू। नताशा ने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया और सीधा निशाना वीनू पर साध लिया। नताशा का फैसला और धमाका। वीनू ने बिना वक्त गवाए समर की गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ से जकड़ा और उसे एक ढाल की तरह अपने आगे कर लिया। पीछे भयंकर आग की लपटें उनके कपड़ों को झुलसा रही थी। वीनू पांडे दहाड़ते हुए, गोली चलाओ नताशा, अगर मैं मरा तो तेरा भाई भी इस आग में के साथ जल जाएगा। समर गला घुटने की वजह से करहाते हुए, मार दो इसको, शूट हिम, हम मेरी परवाह मत करो। नताशा के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भाई का अंधा प्यार और दूसरी तरफ अपनी ही बिसात की उलझन। उसका ध्यान भटका ही नहीं था। तभी पहाड़ी के नीचे से पुलिस के सायरन की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। दर्जनों गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां और इंस्पेक्टर हम्बीर की गूंजती आवाज़ लाउड स्पीकर से टकराई। हम्बीर लाउड स्पीकर पर, विन्नू, नताशा पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो सारा। जैसे ही नताशा का ध्यान पुलिस की बत्तियों की तरफ गया, समर ने इस आखिरी मौके का फ़ायदा उठा लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। समर के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान लिए। अगर मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीतेगा। वीनू पांडे हैरानी से, रिमोट? किस चीज का? समर, इस पूरी पहाड़ी के नीचे डायनामाइट बिछा है विनू। गुड बाय। एक तीखी बीप की आवाज़ गूंजी। समर ने बटन दबा दिया था। वीनू के पास सोचने के लिए सेकंड का भी वक्त नहीं था। तुरंत समर को नताशा को छोड़कर पूरी ताकत से दौड़ना पड़ा। वीनू पांडे गला फाड़ कर, कूदो! वीनू ने नताशा को जोर से धक्का दिया और दोनों पहाड़ी के किनारों से नीचे गहराई खाई की तरफ लुढ़क गए। और उसी पल एक विशाल धमाका हुआ जिसने रात के अंधेरे को रोशनी से बदल दिया। आवाज़ इतनी बहरी कर देने वाली थी कि कुछ पल के लिए दुनिया सुन्न पड़ गई। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बिखर गई और आग का एक भयानक गुब्बार आसमान की तरफ उठा। काली पहाड़ी का वो ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ चुका था। उसी आग की लपटों में समर कहीं खो गया था। धमाके के बाद वहाँ सिर्फ धूल, ढम घोटने वाला धुआं और पत्थरों के गिरने की आवाज़ें रह गई। पहाड़ी की नीचे कंटीली झाड़ियों के बीच वीनू को होश आया। उसके कानों में अभी भी एक तेज सीटी बज रही थी। उसका हाथ नताशा के हाथ पर था, लेकिन वो हाथ अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वीनू पांडे खांसते हुए घबराहट में, नताशा, नताशा उठाओ। वीनू ने कांपते हाथों से नताशा को पलटा। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके सीने के आर पार एक लोहे की बड़ी रोड घुसी हुई थी जो पहाड़ी के धमाके के साथ उड़कर आई थी। नताशा मुंह से खून की उल्टियां करते हुए एक बेहद धीमी मुस्कान की कहानी के साथ कहानी बदल दी तुमने वीनू। और इसी के आखिरी वाक्य के साथ नताशा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। तभी आसमान से आंसुओं की तरह बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। एक उदास और दिल तोड़ देने वाली खामोशी। वीनू बिल्कुल अकेला था। पास में एक लाश थी। ऊपर पहाड़ी धूं धूं करके जल रही थी और नीचे पुलिस की गाड़ियां नज़दीक आ रही थी। समर का कोई नामो निशान नहीं था और नताशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। जीत आखिर किसकी हुई?
वीनू अपनी जान तो बचा लाया, लेकिन क्या वो अपने जज्बातों को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो शैतान समर सचमुच उस आग में जलकर राख हो गया, या वो अब भी कहीं जिंदा है? भाग 11। वीनू की गिरफ्तारी। काली पहाड़ी पर उस भयानक धमाके की गूंज अभी भी शांत नहीं हुई थी। दूर से कहीं आते पुलिस के सायरन की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। आसमान से गिरती तेज़ बारिश की बूंदें और खून राख के कीचड़ में बदलकर कीचड़ में पड़ते भारी बूटों की छप छप आवाज़ें नज़दीक आ रही थी। इंस्पेक्टर हम्बीर और उसकी पूरी फोर्स ने वीनू को चारों तरफ से घेर लिया था। वीनू नताशा की खून में लथपथ लाश के पास सुन बैठा था। उसके कानों में अभी भी धमाके की सीटी बज रही थी। तभी एक पिस्तौल का घोड़ा चढ़ने की खौफनाक आवाज़ ने उसे वापस असलियत में ला पटका। हम्बीर कड़क और सख्त आवाज़ में, हाथ ऊपर विन्नू, खेल खत्म। वीनू पांडे बेहद धीमी और टूटी हुई आवाज़ में, हम्बीर वो ऊपर समर, उसने धमाका करवाया है, नताशा को उसने मारा है हम्बीर। हम्बीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर वीनू के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ठंडे लोहे के कसने और ताले की क्लिक आवाज़ ने वीनू की आज़ादी छीन ली। हम्बीर, ऊपर कुछ ना मिला विन्नू, सिर्फ राख है। नताशा के सीने में जो रोड घुसी है उस पे पड़ी हुई इस बंदूक सिर्फ तेरे फिंगरप्रिंट्स है। अब दे बता। वीनू पांडे हैरानी और गुस्से में, क्या? नहीं, ये समर का प्लान है। वो जिंदा है हम्बीर। हम्बीर, समर 14 साल पहले मर चुका था फाइलों में, और आज तूने अपनी प्रेमिका को मार कर यह साबित कर दिया असली घोस्ट राइटर तू ही है। यू आर अंडर अरेस्ट मेरा ब्रांड। लोहे की भारी सलाखों के जोर से बंद होने की झंकार वीनू के कानों में किसी मौत के फरमान जैसी लगी। आदमपुर की पुलिस स्टेशन की हवालात में धुप अंधेरा और सीलन की बदबू थी। वीनू का कंधे का घाव फिर से रिसने लगा था। वीनू पांडे सलाखों को मुट्ठियों में पीटते हुए, मेरी बात सुन समीर, हम्बीर मेरी बात सुन। समर की लाश मिली क्या? मिली नहीं मिली, क्योंकि वो भाग गया। समर हम्बीर भाग गया वो। हम्बीर बाहर कुर्सी खींचते हुए, वहाँ कोई दूसरा आदमी ना था विन्नू। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है, सिर्फ तू और नताशा थे। तूने ही यह पूरी कहानी रची ताकि अपने पुराना पाप एनी बिन छिपाने खातर। पागलपन को ड्रामा बंद कर भाई, सुबह तुझे कोर्ट ले जाना है। हम्बीर वहां से चला गया। वीनू हवालात की ठंडी जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि समर ने सब कुछ कितनी बारीकी से प्लान किया था। अपनी मौत का ड्रामा, नताशा की कुर्बानी, ताकि इल्जाम वीनू पर आए। अगर वीनू जेल गया तो समर आजाद घूमेगा। उसे आज रात ही भागना होगा। थाने में रात का सन्नाटा छा गया था। बाहर बैठा हवलदार आधी नींद में था। उसके चाय सुड़कने की आवाजें आ रही थी। वीनू ने अपने कंधे से ताजे घाव को अपने हाथों से जोर से दबाया। दर्द की एक लहर और खून छलक पड़ा। वीनू पांडे जोर से तड़पते हुए चिल्लाया, मेरा कंधा, हवलदार, डॉक्टर को बुला, नस फट रही है मेरी, मैं मर जाऊंगा। वीनू पांडे जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसकी चीखें सुनकर हवलदार घबरा गया। लॉकअप के पास आया। चाबियों के गुच्छे की खनखनाहट हुई और ताले में चाबी घुमाने की आवाज आई। हवलदार, क्या हुआ? नाटक मत कर सकते ना। जैसे ही हवलदार अंदर झुका, वीनू की आंखों में दर्द बिल्कुल गायब हो गया। उसने अपनी टांगों को कैंची की तरह हवलदार की गर्दन में फंसाया और पूरी ताकत से कस दिया। चंद सेकंड की झटपटाहट के बाद हवलदार के बेहोश होकर जमीन पर गिरने की एक आवाज़ आई। वीनू ने उसकी चाबी और पिस्तौल उठाई और थाने के पिछले दरवाजे से बारिश के अंधेरे में गायब हो गया।
जंगल की कंटीली झाड़ियों को चीरते हुए वीनू भाग रहा था। जूतों में कीचड़ के धंसने की आवाज़ें और दूर से आते पुलिस के खोजी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उसे रुकने नहीं दे रही थी। हाँफते हुए एक पुराने बस स्टॉप के नीचे वीनू पांडे खुद से बात करते हुए, समर कहाँ जा सकता है समर? उसने कहा था कि मुशायरा ख़त्म होगा। हाँ, हर कातिल की एक ही पसंदीदा जगह होती है। अचानक वीनू पांडे के दिमाग में वो पुराना वीडियो टैप कौंध गया। उस वीडियो के बैकग्राउंड में अनजान की आवाज़ आ रही थी। आदमपुर में अनजान की आवाज़ सिर्फ एक ही जगह से सबसे साफ सुनाई देती थी, मस्जिद के ठीक पीछे बना पुराना कब्रिस्तान, और समर की माँ वहीं दफन थी। कब्रिस्तान का माहौल रूह कपा देने वाला था। तेज़ हवा सूखी टहनियों से टकराकर भूतों के रोने के जैसी आवाज़ निकल रही थी। दूर से आती अजान की हल्की आवाज़ उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। वीनू कब्रों के बीच से होता हुआ एक ताज़ा खुदी हुई कब्र के पास पहुंचा। उस कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं था, लेकिन वहां एक डायरी रखी थी, वीनू की अपनी डायरी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी का अंत यहाँ नहीं है दोस्त, आजा सुबह 4 बजे आखिरी राउंड। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वीनू की धड़कनें रोक दी। ज़मीन के नीचे से कब्र गीली थी। मिट्टी के अंदर से एक मोबाइल फ़ोन बजने की दबी हुई खौफनाक आवाज़ आने लगी। रिंगटोन वही पुराना सूफी गाना, जिंदगी तमाशा है। वीनू पागलों की तरह ज़मीन पर बैठ गया और अपने नंगे हाथों से गिल्ली मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी के नीचे एक प्लास्टिक की थैली में फ़ोन रखा था। उसने कॉल उठाया। समर फ़ोन पर शैतानी हंसी के साथ, क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? हैं? मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? जेल से भागने की बधाई हो डिटेक्टिव। वीनू पांडे गुस्से में फुकारते हुए, तू कहाँ है समर? समर उस जगह जहाँ तुमने मेरा सपना तोड़ा था, आदमपुर बॉक्सिंग स्टेडियम, सुबह 4 बजे। और हाँ, अगर पुलिस को साथ लाया तो पूरा स्टेडियम उड़ा दूंगा। इस बार डायनामाइट पहाड़ी के नीचे नहीं, शहर के नीचे है। फ़ोन कटने की बीप के साथ ही आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की जिसने वीनू के चेहरे को रोशन कर दिया। उसके पास न कोई वर्दी थी, न कानून का साथ, न हथियार, सिर्फ उसका क्रोध था। वीनू खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक सूती पट्टी निकाली और एक बॉक्सर की तरह उसे अपने हाथों की उंगलियों पर और कलाई पर कसकर बांधने लगा। कपड़े के खिंचने और कसने की उस आवाज़ ने एक ऐलान कर दिया था कि आज कोई शायरी नहीं होगी। वीनू पांडे गहरी खतरनाक आवाज़ में, ना अब पुलिस, ना कानून, ना कोई शायरी। आज स्टेडियम में सिर्फ 2 जानवर लड़ेंगे और बाहर सिर्फ एक ही आएगा। 14 साल पुराना चक्र अब पूरा होने वाला था। आदमपुर बॉक्सिंग स्टेडियम, जहां वीनू ने बेईमानी की थी, वही उसे आज अपनी ज़िंदगी की सबसे साफ और सबसे खूनी लड़ाई लड़नी थी। आदमपुर स्टेडियम। सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन आसमान से बरसती भयंकर बारिश और तूफान ने रात के अंधेरे को और गहरा कर दिया था। बिजली के कड़कने की कान फाड़ देने वाली आवाज़ें आसमान का सीना चीर रही थी। आदमपुर का वो पुराना बॉक्सिंग स्टेडियम वीरान पड़ा था। दशकों से बंद उस स्टेडियम ने भारी लोहे के गेट के खुलने की एक लंबी और डरावनी चरमराहट के सन्नाटों को तोड़ा। स्टेडियम की टूटी हुई छत से पानी सीधा रिंग के बीचों बीच टपक रहा था। उस अंधेरे में सिर्फ एक हैलोजन लाइट जल रही थी, जो रिंग को एक खौफनाक पीली रोशनी से नहला रही थी। वीनू गीला, बुरी तरह से घायल और थका हुआ उन रस्सियों की तरफ बढ़ रहा था। सामने
रिंग के बीचों बीच समर खड़ा था, बिना शर्ट के। उसके शरीर पर 14 साल पुराने जले हुए निशान और अनगिनत टाके साफ दिख रहे थे। आज उसकी आंख पर कोई पट्टी, कोई नकाब नहीं था, सिर्फ एक डरावना गड्ढा था जो वीनू के पापों की गवाही दे रहा था। समर माइक पर, जिसकी आवाज़ पूरे खाली स्टेडियम में गूंज रही थी। हेलो हेलो हेलो, आ गया मेरा दोस्त। देख, मैंने रिंग सजा रखा है, बिल्कुल वैसे जिस दिन तुमने मुझे मारा था। वीनू रस्सियों के नीचे से खिसक कर रिंग के अंदर आया। उसके जूतों के नीचे पानी छलक रहा था। वीनू पांडे भारी और शांत आवाज में, उस दिन मैं जीतने के लिए आया था समर, पर आज मैं हारने के लिए आया हूँ। समर एक खौफनाक और पागल भरी हंसी के साथ, हारने हारने नहीं वीनू, आज तू मरेगा और तेरे साथ यह पूरा शहर मरेगा। इस रिंग के नीचे 50 किलो RDX बिछा है। मेरा दिल इस बम का ट्रिगर, अगर मेरी धड़कन रुकी तो बम और अगर मैंने अपने हाथ में पकड़ा ये बटन दबाया तो बम वीनू पांडे। तो तू आखिर क्या चाहता है? समर आवाज में नफरत भरते हुए, एक फेयर फाइट, बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीटिंग के। मुझे अपनी उस आंख का बदला चाहिए। मुझे तुझे खून के आंसू रोते हुए देखना है। बिना किसी रेफरी के एक अदृश्य घंटी बजी। दिमाग में बजी ये घंटी मौत का खेल शुरू होने के लिए एक टाइम था। समर किसी ट्रेनिंग पाए बॉक्सर की तरह नहीं, बल्कि एक भूखे और जंगली जानवर की तरह वीनू पर टूट पड़ा। बारिश के पानी से भीगे शरीर पर मुक्कों की बौछार पड़ने लगी। हर मुक्के के साथ उठने वाली गीली ठंड आवाज़ और हड्डियों के चटकने की गूंज रूह कंपा देने वाली थी। वीनू का घायल बायां कंधा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और समर जानबूझकर उसी कंधे पर लगातार वार कर रहा था। दर्द की लहरों से वीनू की चीखें स्टेडियम में गूंज रही थी। वो ज़मीन पर गिरता, अपने कांपते पैरों को फिर से खड़ा होता और समर का एक और क्रूर प्रहार उसे वापस पानी में पटक देता। वीनू का चेहरा बुरी तरह सूज चुका था और खून बारिश के पानी से मिलकर बह रहा था। समर वीनू को ठोकर मारते हुए, हाँफते हुए, क्या हुआ शायर? कलम टूट गई? कहाँ गया वो तेरा एटीट्यूड? वीनू रिंग के कोने में औंधे मुंह पड़ा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी और सांसें उखड़ रही थी। उसे लगा जैसे अब सब खत्म होने वाला है। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी रोशनी ने वीनू के बंद होते पलकों को चीर दिया। उस एक पल की रोशनी में उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आया, जब वो बिना कुछ कहे दरवाजे बंद कर चली गई थी। और खामोशी, और फिर नताशा के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज गए, कहानी बदल दी तुमने वीनू, कहानी बदल दी। वीनू पांडे मन में एक ठंडे संकल्प के साथ, नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन आज मैं सही कर दूंगा सब। वीनू ने अपने खून से सने हाथ जमीन पर टिकाए और कांपते पैरों के साथ सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उंगलियों से खून टपकने लगा। वीनू पांडे खून थूकते हुए एक गहरी दहाड़ के साथ, समर, तूने सही कहा था, मैं चीटर था, लेकिन एक बात तू भूल गया। समर हैरानी से, क्या? वीनू पांडे, कि मैं भी बॉक्सर था और मैं बॉक्सर हूँ। समर एक आखिरी जानलेवा वार करने के लिए वीनू की तरफ दौड़ा, लेकिन वीनू के लिए जैसे वक्त धीमा हो गया। उसे सिर्फ अपने दिल की भारी धड़कनें सुनाई दे रही थी।
उसने अपनी आंखें बंद की, हवा के रुख को महसूस किया और अपने पूरे जीवन का दर्द, अपना सारा गुस्सा और अपना सारा पश्चाताप अपनी दाहिनी मुट्ठी में भर लिया। वीनू पांडे दहाड़ते हुए, किस्मत की लकीरें हाथों से नहीं हौसलों से बनती हैं, और जिस दिए में जान हो वो आंधियों में भी जलता है। वीनू का मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधा समर के जबड़े पर लगा। हड्डी टूटने की एक भयानक और तेज आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी। उस नॉकआउट पंच की ताकत इतनी थी कि समर हवा में उड़ता हुआ रिंग की रस्सियों से टकराया और एक भारी धमक के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। समर के हाथ से रिमोट छूटकर गिर गया और डेड मैन स्विच एक्टिव हो गया। अचानक रिंग के नीचे एक तेज और डरावनी पीप पीप की आवाज आने लगी। टाइमर बहुत तेजी से भाग रहा था, सिर्फ 10 सेकंड। वीनू भागकर रिंग के नीचे रखे उस विशाल बम के पास पहुंचा। तारों का एक जंजाल था, लाल तार और नीला तार। वीनू के हाथ कांप रहे थे। मौत सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। तभी उसे नताशा की एक बात याद आई। शांति का सफ़ेद रंग होता है वीनू। वीनू ने ध्यान से देखा, लाल और नीले तारों के पीछे एक छोटा सा सफ़ेद तार भी छिपा था। वीनू पांडे, या तो आज शांति मिलेगी या राख। वीनू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो सफ़ेद तार काट दिया और उसी पल बम की वो डरावनी भी बंद हो गई। एक सुन्न कर देने वाला सन्नाटा छा गया। लाल डिजिटल घड़ी शून्य पर आकर रुक गई। तभी बाहर से दर्जनों पुलिस सायरन की तेज चीखें गूंज उठी। स्टेडियम के टूटे हुए दरवाजे पूरी तरह क्रैश होकर गिरे और इंस्पेक्टर हम्बीर अपनी पूरी फोर्स के साथ अंदर घुस आया। सबने अपनी बंदूकें तान रखी थी। उन्होंने देखा वीनू रिंग के बीचों बीच पानी में बैठा था और पास में ही समर बेहोश पड़ा था। वीनू ने शांति से अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। हम्बीर हैरानी और आत्मविश्वास के साथ, तूने ये बम डिफ्यूज कर दिया? तूने पूरे शहर को बचा लिया वीनू? वीनू पांडे एक उदास मुस्कान के साथ, शहर को बचा लिया हम्बीर, पर अपने गुनाहों को नहीं मिटा पाया। अल्लाह हथकड़ी लगा दे। हम्बीर धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकाली, लेकिन उसे वीनू के हाथों में पहनाने की बजाय नीचे पड़े समर के हाथों में कसकर बांध दिया। हम्बीर, असली मुजरिम तो इन्ना है वीनू। तूने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था, और नताशा उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई भाई, वो एक्सीडेंटल डेथ थी। वीनू पांडे सर झुकाकर, कानून मुझे माफ़ कर सकता है हम्बीर, पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। मुझे मेरी सज़ा चाहिए। 1 साल बीत चुका था। जेल की भारी लोहे की सलाखों के खिसकने की आवाज़ गूंजी। वीनू बाहर आ रहा था। उसने सरेंडर किया था और अपनी छोटी सी सज़ा पूरी कर ली थी। बाहर एक खूबसूरत और सुनहरी धूप खिली थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। गेट पर उसके स्वागत के लिए कोई नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। वीनू ने अपना झोला कंधे पर टांगा और तभी चुपचाप सड़क के तरफ बढ़ने लगा। एक साइकिल की घंटी बजी। एक डाकिया उसके पास आकर रुका। डाकिया, वीनू पांडे, आपके लिए खत है। वीनू ने वो पुराना लिफाफा खोला। वो उसकी माँ की हैंडराइटिंग थी। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। घर का दरवाज़ा खुला है, आलू के पराठे ठंडे हो रहे हैं, जल्दी आ। वीनू की आंखों में एक गर्म आंसू छलककर उस कागज़ पर गिरा। 14 साल बाद आज पहली बार वो आंसू का दर्द नहीं, खुशी का था। उसने एक गहरी सांस ली और उस नीले आसमान की तरफ देखा। वीनू पांडे एक सुकून भरी आवाज़ के साथ,
जिंदगी एक मुशायरा है दोस्तों, कभी यहाँ गम के शेर पढ़े जाते हैं तो कभी खुशी के गीत गूंजते हैं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, पर आज सिर्फ मुझे जिंदगी दिखाई दे रही। वीनू के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। पीछे हवा में रॉक और सूफी संगीत का एक बहुत खूबसूरत और रूहानी मिक्स बजने लगा, जो धीरे धीरे हवा में घुल गया। और इसी के साथ डिटेक्टिव वीनू पांडे की सबसे मुश्किल केस फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन बॉक्सर के ग्लव्स और एक शायर की कलम कभी नहीं रुकती। दी एंड। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारी सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इसी बढ़िया कहानी या डिटेक्टिव कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।